कोई बताएंगे मुझे? स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों चीजें क्लियर हैं? सुन पा रहे हैं तो यस बोलें जल्दी। यस सर। ठीक, एक बार रिकॉर्डिंग को चेक कर लें प्रॉपरली, है ना? ठीक, चलिए। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फेसियोला का लाइफ साइकिल और उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। फेसियोला हिपेटिका का लाइफ साइकिल और उसका डेवलपमेंट। तो लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ फेसियोला, इसमें क्या क्या चीजें पढ़े हैं देखिए। डायजेनेटिक लाइफ साइकिल, कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन, कैप्सूल फॉर्मेशन, फिर कैप्सूल का स्ट्रक्चर, फिर क्लीवेज एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या लार्वा स्टेज आती है बोलने पर? मेरास्टीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडियल लार्वा, सर्करिया लार्वा, मेटासर्करिया लार्वा। ठीक, तो ये सब लार्वा की अलग अलग स्टेजेस हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस पूरे लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट को हम दो अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इतना, ठीक, क्लीवेज एंड एम्ब्रियन डेवलपमेंट तक। उसके बाद जो लार्वल फॉर्म जो आएगा ना, वो सब अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डायजेनेटिक लाइफ साइकिल। ये अगर मैं फेसियोला हिपेटिका की बात करूं तो वो जो फ्लूक्स है, जो प्लेटफॉर्म है, अपना जीवन दो अलग अलग होस्ट में पूरा करता है। कंप्लीटेड इन टू होस्ट, दो होस्ट हैं। तो पहले वाले को प्राइमरी होस्ट, दूसरे वाले को सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट यदि हम नहीं बोलते हैं तो उसको हम इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से भी जानते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से जानते हैं। होस्ट का मतलब ये हुआ कि फेसियोला हिपेटिका जिसके शरीर के अंदर रह के अपना भोजन यापन करेगा, जीवन यापन करेगा, भोजन पानी करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, संख्या बढ़ाएगा, वो उसका होस्ट कहलाता है। तो प्राइमरी होस्ट जो होता है शीप होता है। शीप यानी कि भेड़, यानी कि एक प्रकार का वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में एक प्रकार का मेमल। ये हो गया। दूसरा जो सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट है, उसमें उसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो होता है स्नेल। स्नेल मतलब हो गया एक प्रकार का मोलस्का, ठीक, जिसको सोतई के नाम से जानते हैं। आप लोग छत्तीसगढ़ में सोतई के नाम से जानते हो, जो तालाबों में पाया जाता है, ठीक। पाइला वगैरह भी आते हैं। यहाँ पर मैं डायग्राम दिखाया था इसके एक दो लेक्चर पहले में। लिमनिया, प्लेनॉर्बिस, ये सब घोंगा वगैरह जिसको बोलते हो, सब उसके क्या है, सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट है। तो ये एक प्रकार का इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट में क्या बनने पर मोलस्का है। इस प्रकार से ये अपने जीवन में दो होस्ट में अपना जीवन यापन पूरा करता है, इसलिए उसको बोलते हैं डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। डाइजेनेटिक मतलब, डाई मतलब दो, जेनेटिक मतलब जिसमें जीवन यापन पूरा कर रहा है, समझ लीजिए आप। दो अलग अलग जीनो टाइप वाले ऑर्गेनिज्म में रहता है, अपना भोजन पानी करता है, इसलिए डाइजेनेटिक हो गया। तो एक हो गया तो शीप, एक शीप हो गया, भेड़ हो गया। दूसरा हो गया स्नेल। क्योंकि शुरुआत कहां से होता है, शीप से होता है, इसलिए ये प्राइमरी होस्ट हो गया। और स्नेल क्या हो गया, अगली बार में आता तो सेकेंडरी होस्ट हो गया। तो ये कहने का मतलब ऐसे हुआ कि शीप के बाद क्या आ गया, स्नेल। फिर स्नेल के बाद क्या आ जाएगा, शीप। फिर शीप के बाद स्नेल, स्नेल के बाद शीप। इसका मतलब यहां से घूम करके जब यहां पर आऊंगा तो बीच में इंटरमीडिएट के रूप में क्या मिल रहा है, स्नेल। इसलिए स्नेल को, सेकेंडरी होस्ट को हम इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से भी जानते हैं।
ये हो गया। चूंकि दो होस्ट में अपना जीवन यापन कर रहा है, दो होस्ट में अपने लाइफ को कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए दोनों होस्ट के अंदर बॉडी का इन्वायरमेंट तो अलग अलग होगा। इसीलिए फेसियोला हिपेटिका का जो लाइफ साइकिल होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब ये भेड़ के बॉडी में जाता है तो वहां अलग इन्वायरमेंट मिलता है, जब वो स्नेल के बॉडी में जाता है तो वहां अलग इन्वायरमेंट मिलता है। इसलिए इसका लाइफ साइकिल कैसे हो गया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। तो लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड है और होस्ट कितने हैं इसमें, दो होस्ट है। पहला स्लाइड समझ में आया? यस सर। चलिए अगला, कॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। कॉपुलेशन का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल के बीच कुछ ऐसा प्रोसेस होना जिससे मेल से स्पर्म ट्रांसफर होता है फीमेल की बॉडी में, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कॉपुलेशन। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जानना जरूरी है कॉपुलेशन के प्रोसेस को समझने से पहले। सबसे पहले देखें आप तो ऑर्गेनिज्म कैसे होता है भाई। जो फेसियोला हिपेटिका होता है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है। हर्मेफ्रोडाइट मतलब क्या होता है, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट। एक ही ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस भी होता है और एक ही में ओवरी भी होता है, हम पढ़ चुके हैं ना। बोथ गोनाड प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में दोनों गोनट का होना। चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं, देख लीजिए ये यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए तो इतना टेस्टिस हो गया, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लीजिए। ये वाला देखिए लेफ्ट टेस्टिस, ये वाला राइट टेस्टिस, दो टेस्टिस हो गया। और ये हो गया ओवरी, ये ओवरी के सिंगल ओवरी होता है कि ब्रांच वाला, ये तो टेस्टिस ओवरी दोनों है इसमें। इसलिए क्या हो गया, हर्माफ्रोडाइट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में फर्टिलाइजेशन होना। एक ऑर्गेनिज्म का स्पर्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का ओवम जब मिलता है तो उसको बोलते हो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लेकिन चूंकि ये एक ही में दोनों प्रकार की गोनाड है, टेस्टिस ओवरी, तो इसमें स्पर्म भी बनता होगा ओवम भी बनता होगा। तो कभी कभार, बहुत रेयर प्रोसेस है, कभी कभार इसका खुद का स्पर्म खुद के ओवम को फर्टिलाइज कर देता है, तो उसको बोलते हो आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन। लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसा प्रोसेस है, रेयर प्रोसेस है, बहुत कम होने वाली घटना है। क्लियर? यस सर। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन सबसे ज्यादा हुआ, देखो, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन सबसे कम होगा। ये अब बात रही लोकेशन की, जब ये आपस में फर्टिलाइजेशन कर रहे हो तो ये लोग मौजूद कहां पे होते हैं, तो प्राइमरी होस्ट के बाइल डक्ट में, मतलब सीप के बाइल डक्ट में। प्राइमरी होस्ट सीप है ना, भेड़ के बाइल डक्ट में रहते हैं लोग। बाइल डक्ट बोलने पर सीधा सीधा लीवर के आसपास, तभी तो इनको बोला कि लीवर फ्लूक, ठीक है ना। ये चलिए अब प्रोसेस देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब भी कॉपुलेशन करना होता है तो दो अलग अलग फेसियोला आसपास आएंगी और उसमें से इसका डॉर्सल पार्ट होगा, देख लीजिए, ये डॉर्सल, तो इधर वेंट्रल हो जाएगा, ये नीचे वाला, मैं वहां लिख दूंगा, यहाँ पर ना लिख करके थोड़ा पीछे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। इधर ऊपर वाला डॉर्सल पार्ट है, इधर वेंट्रल है। सेम ऐसे ऊपर वाला का ये डॉर्सल है, नीचे वाला वेंट्रल है। तो देखिए ये जो लरस कैनाल होता है कहां पे होता है, ध्यान से देखिएगा। ये लरस कैनाल डॉर्सल भाग पर पाया जाता है। तो लरस कैनाल का काम क्या है, स्पर्म को रिसीव करना। तो जब दूसरा कोई आएगा फेसियोला हिपेटिका, ये उसका
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को दिखाया गया है, टेस्टिस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, और ये सीरस जिसको पेनिस के नाम से जानते हो। और हमने एक चीज बोला था कि पेनिस इवर्टेड होता है, इवर्टेड मतलब वो बाहर निकल सकता है। तो बिल्कुल जब ये बाहर निकलता है अपना पेनिस को ये कहां पे फिट कर देता है, सामने वाले जो नीचे मौजूद है कौन, फेसिला हेपेटिका, उसके लरस कैनाल में ये वहां पर फिट कर दिया। जब फिट कर दिया तो अब बताइए इस टेस्टिस से स्पर्म बन के जो आ रहा था अब कहा किसके बॉडी में आ गया, दूसरे के बॉडी में ट्रांसफर हो गया। तो अब स्पर्म आ गया इधर, देखो ये ओविडक्ट तरफ पहुंचता है, क्योंकि यहां पर ओवरी है, चूंकि यहाँ पर ओवरी है तो ओवरी है तो ओवा बनाएगा। तो जब ओवा इधर से बन करके जाएगा तो इसी रास्ते में इस ओविडक्ट के आसपास क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइज्ड एग बोलूं या जैगोट बोलूं, वो जैगोट अब इस रास्ते से यूटरस से होते हुए, देखो यूटरस से होते हुए ये गोनोपोर से ये बाहर निकलेगा। और इसी बीच में इस फर्टिलाइज एग में योक बनेगा, कवच बनेगा चारों तरफ, तो इनकैप्सुलेटेड एग कहलाएगा वो, ये कैप्सूल कहलाता है वो। और कैप्सूल कहां से बनता है भाई, यहाँ पर विटेलिन ग्लैंड पाई जाती है, विटेलिन ग्लैंड से वहां से सेल्स निकलती हैं या सेल ग्लोब्यूल्स निकलती हैं, योग सेल निकलती हैं, ये सब आती है यहाँ पर सेंटर वाले पार्ट पर, रिजर्वायर पर, यहीं से होते हुए ऐसे जाती हैं। और यहाँ पर जो फर्टिलाइज एग था उसके ऊपर में एक लेयर बना देती है, पहले तो योग सेल चली जाती है, उसके ऊपर में एक लेयर बन जाता है, पूरा लेयर बन जाता है कवच का। और कैप्सुलेटेड जो हमारे पास एग है इधर से इस रास्ते से यूट्रस से होते हुए ये इधर से जा रहा होता है, उसी बीच में उसका डिवीजन भी चल रहा होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी चल रहा होता है। ठीक, तो ये जो सीरस ऊपर वाले फेस्यूला से नीचे वाले फेस्यूला में आया, वो सीरस कुछ इस तरीके से निकलता है, ध्यान से देखिए, ये देखिए, देखो तो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल देखो, ये इधर वाश डिफरेंस था, और नीचे जाओगे तो टेस्टिस मिलेगा, टेस्टिस से वाश डिफरेंस सेमिनल वेसिकल में स्पर्म आया। और जब भैया जब स्पर्म यहाँ पर आ जाता है ऐसे टेस्टिस से बन के आया, अभी याद रखो है ना, ये देखो ये, तो जब स्पर्म यहाँ पे आया है, स्पर्म जब इस रास्ते से गुजर रहा होता है ना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड अपना कुछ केमिकल निकालती है, और उस केमिकल की वजह से ये जो स्पर्म आ रहा है ये स्पर्म एक्टिव हो जाता है। ये अब स्पर्म इधर से निकल रहा है, देखो तो कहाँ जा रहा है, यही स्पर्म चला जा रहा है डायरेक्ट, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है भाई, लरस कैनाल, उस लरस कैनाल में स्पर्म को डिपोजिट कर दिया जा रहा है इस तरीके से। रिसीव्ड बाय लरस कैनाल, ये। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड देख पा रहे हो आप, इस प्रोस्टेट ग्लैंड का जो केमिकल निकलता है वो केमिकल क्या करता है, स्पर्म के लिए रास्ता को साफ सुंदर अच्छा बनाता है, और साथ ही साथ स्पर्म के लिए एक्टिवेटिंग फैक्टर है, स्पर्म को एक्टिव करने में, सचेत करने में मदद करता है ताकि वो फर्टिलाइज कर पाए। समझ में आया? यस सर। चलो अब कमेंट पे आते हैं, देखिए एक एक करके प्रोसेस देखिए। टू फ्लूक्स इन कॉपुलेशन ब्रिंग देयर जेनेटल पोर इन अपोजिशन, इसमें दो फैसिला की जरूरत पड़ेगी, दोनों के दोनों का जेनेटल पोर आपस में अपोजिट वाले पोर आपस में जुड़ते हैं। अपोजिट पोर मतलब इस एक का डार्सल तो दूसरे का वेंट्रल वाला, इधर से सीरस निकल रहा है, जो ऊपर में रहेगा उसका सीरस मतलब पेनिस निकलेगा, नीचे वाले का जो होता है लरस कैनाल जो कि वेजाइना की तरह काम करता है। यहाँ कर दे रहा मैं, चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप, ये क्या सीरस है, किसकी तरह होता है, ये पेनिस की तरह होता है, जैसे ह्यूमन बींग का पेनिस होता है। सेम ऐसे क्या था, ये लरस कैनाल था, ये लरस कैनाल, ये किसकी तरह काम करता है, वेजाइना की तरह, ये इस प्रकार से कॉपुलेशन पूरा होता है। सीरस
ऑफ वन फ्लूक इवर्टेड बाहर निकलता है थ्रू इट्स गोनोपोर, वहां गोनोपोर होता है ना नीचे, नीचे गोनोपोर से निकल रहा है बाहर, ठीक। पेनेट्रेट द लरस कैनाल, दूसरे वाले के लरस कैनाल, कैनाल ऑफ द अदर थ्रू द लेटेस्ट टेम्परेरी ओपनिंग एंड इंजेक्ट स्पर्मेटोजोआ। लरस कैनाल कुछ समय के लिए बनता है भाई, हमेशा के लिए थोड़ी होता है। लरस कैनाल कैसा होता है, टेम्परेरी रहता है, जब रिप्रोडक्शन करना होता है तभी बनता है ना ये, बाकी समय नहीं रहता है। देखो ये कैनाल कुछ समय के लिए बनता है। तो ऊपर वाले का जो पेनिस बोलो या सीरस बोलो वो गोनोपोर से आ रहा है, गोनोपोर है, और नीचे जिसमें जा रहा है वो है लरस कैनाल, ठीक। और वहां पर जैसे ही चला जाता है टेस्टिस या सॉरी पेनिस या शीरस बोलो, वो अपना स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोलो उसको छोड़ देता है। अगला, सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड परहैप्स, अब बताइए, मैं भी बोल चुका हूं प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है कि स्पर्म को एक्टिव करना। साथ ही याद करिए, आपको यहां पर एक चीज और बताया था मैं, मेलिस ग्लैंड बताया था, देखो तो यहां पर मिलते हो। चलो मैं डायग्राम में दिखा भी दूंगा आपको। यहां पर मेलिस ग्लैंड, ये देखो, ये जो ग्रीन कलर से बना रहा हूं ये मेलिस ग्लैंड है। ये तो मेलिस ग्लैंड भी क्या करता है, स्पर्म को एक्टिव करने में मदद करता है। जो स्पर्म अभी अभी आया है ना, कहां से आया अभी अभी, ऊपर वाले। अब बताइए, दो अलग अलग है, दोनों के दोनों तो हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट को ऐसे लिखते हैं ऐसे, मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी। लेकिन अभी मैं ऊपर वाले का कौन सा पार्ट शो कर रहा हूं, मैं उसी को बना दे रहा हूं केवल। ऊपर वाले का अभी मेल पार्ट को शो कर रहा हूं, नीचे वाले का केवल फीमेल पार्ट को शो कर रहा हूं, ये समझ लीजिए। है तो दोनों के दोनों हर्माफ्रोडाइट, ठीक। तो अभी मान लीजिए मेल पार्ट तरफ से जो स्पर्म आ रहा है वो चूंकि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है, तो इसलिए उसको एक्टिव रखने के लिए खुद के प्रोस्टेट ग्लैंड ने निकाला था केमिकल। दूसरा, जब दूसरे के बॉडी में आ जा रहा है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, तो वहां पर एक्टिव रखने के लिए मेलिस ग्लैंड से केमिकल निकलते हैं जो कि स्पर्म को एक्टिव बनाए रखते हैं। चलो भाई कमेंट देखते हैं। सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड परहैप्स आल्सो ऑफ द मेलिस ग्लैंड कीप द स्पर्म एक्टिव फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक। इन दोनों की वजह से प्रोस्टेट, एक मतलब ऊपर वाले फेसियोला का प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से और नीचे वाले फेसियोला के मेलिस ग्लैंड की वजह से, दोनों के सिक्रेशन की वजह से स्पर्म इतना एक्टिव रहता है कि वो आसानी से क्या कर पाए, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पूरा कर पाए। अगला क्या हो जाएगा, स्पर्म आ चुका है, कहां आ चुका है अभी, नीचे वाले में, और आगे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। देखिए ध्यान से, स्पर्म यहां पहुंच चुका है, तो फर्टिलाइजेशन जब भी करता है, आप सोचिए यहां पर, यहाँ स्पर्म पहुंचा, मैं एक स्पर्म को दिखा दे रहा हूँ, हालांकि एक नहीं है, लाखों करोड़ों की संख्या में आए, ये एक स्पर्म था। ओबम यहां से बन के जाएगा, ये ओवरी था, ओवरी से ओबम बन के जाएगा, यहाँ फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद ये यूटरस के रास्ते से ऐसे करके ये बाहर जाएगा। तो अभी ओवरी से ओवा बन के ओविडक्ट में गया, ये ओविडक्ट है, इस ओविडक्ट में यहाँ पर स्पर्म आया था, एक्टिव भी हुआ था स्पर्म, यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा, ठीक। चलिए कमेंट पढ़ते हैं आप। फर्टिलाइजेशन में ऑर्गेनिज्म कैसा है, हर्माफ्रोडाइट, अभी बोला हूं मैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, बॉडी के अंदर ही होते हैं, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन, भाई फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के अंदर ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक फेसिला हिपेटिका ने अपने बॉडी के बाहर छोड़ दिया ओवम को, दूसरे ने स्पर्म छोड़ दिया जाकर बाहर में फ्यूज हुआ, नहीं, ये बॉडी के अंदर ही हो रहा है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और चूंकि दूसरे का स्पर्म आता है किसी अगले वाले फेसिला हिपेटिका में, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो बहुत ही कम होता है। अगला, लोकेशन इन द बाइल डक्ट ऑफ द प्राइमरी होस्ट, अभी बोला था मैं कि कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन सब कहां पे हो रहा है, भेड़ के बाइल डक्ट में हो रहा है। प्रोसेस देखें, ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्पर्म रिसीव्ड बाय द लरस कैनाल एंड एंटर द डिस्टल एंड ऑफ ओविडक्ट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। ये डिस्टल एंड ऑफ ओविडक्ट है, ये यहां पर ओविडक्ट का ये डिस्टल एंड हो गया, देख लीजिए कहां पे, देखो तो
ये देख लीजिए, ओविडक्ट का ये प्रोक्सिमल एंड हो गया, ये डिस्टल एंड हो गया। जूम कर रहा हूं, देखो ओविडक्ट का ये प्रोक्सिमल एंड और ये डिस्टल एंड। तो जो ओवम यहां से बन के जा रहा है, यहां तक आ रहा है, इधर से लरस कैनाल से स्पर्म आया था दूसरे फेसिला से, यहां पर फर्टिलाइज हुआ था। इसके बाद ये यूट्रस में चला जाता है। लेकिन यूट्रस में जाने से पहले इधर से क्या आता है भाई, विटलाइन ग्लैंड से होते हुए योग सेल और शेल ग्लोब्यूल, कवच बनाने वाला, योग सेल योग बनाने वाला। अब दोनों आएंगे यहाँ पर, एग के ऊपर में योग भी डिपॉजिट हो जाएगा और चारों तरफ से कवच बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलोगे, कैप्सूल। चलिए देखते हैं। तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्पर्म रिसीव्ड बाय द लरस कैनाल एंड एंटर द डिस्टल एंड ऑफ ओविडक्ट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर। ठीक, ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है, हम लोग में भी ऐसे ही होता है, याद रखना। हम लोगों के बॉडी में उसको फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हो, है तो ओविडक्ट ही। अगला, ड्यूरिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, भाई कभी कभी सेल्फ भी होता है, मैंने बोला कि नहीं होता है, बाकी रेयर है, लेकिन जब हुआ तो कैसे करके होगा ये जानना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, यदि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना है मुझे, डायग्राम जूम कर रहा हूं देखिएगा, अभी जो लाल कलर से बना दूंगा वो क्या होगा, लरस कैनाल होगा। पहले मैं थोड़ा सा इसको, चलिए अब शायद दिख जाएगा, यही लरस कैनाल, देखो जूम कर रहा हूं, देख पा रहे ना, ये लरस कैनाल है। ये ऊपर वाले फेसियोला से स्पर्म आया, यहाँ पर ओविडक्ट में आया, यहीं पर फर्टिलाइजेशन हुआ, इस ओवरी से ओवम आ रहा था। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये इस रास्ते से यूट्रस से होते हुए ये ऐसे बाहर जाएगा। ये तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन था, किसी और का स्पर्म आ रहा था। यदि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना है तो कैसे करना है, अब खुद का स्पर्म खुद के ओवम से जाके फ्यूज करेगा। तो भाई सबसे पहले तो ये समझ लें आप, ये दिख रहा है स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट है ये भी स्पर्म डक्ट, ये भी स्पर्म डक्ट। इधर पीछे में इधर इसका टेस्टिस है भाई, एंटीरियर और पोस्टीरियर टेस्टिस। यहीं से स्पर्म बन के ऐसे वास्ट डिफरेंस से कहाँ चला आया, सेंट्रल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, सीरस से होते हुए ये जेनेटल एट्रियम में मेल जेनेटल अपर्चर से बाहर निकलेगा। अब सुनिए ध्यान से कहानी। तो किसी फेसियोला हिपेटिका में स्पर्म किधर से बाहर निकलता है, अपने रास्ते से आया, कहां से आया देखो, टेस्टिस से, फिर स्पर्म डक्ट मतलब वास्ट डिफरेंस से, सेमिनल वेसिकल से, इजैकुलेटरी डक्ट से, फिर सिरस से होते हुए मेल जेनेटल अपर्चर, जिसको क्या बोलते हो आप, जो कहां पे था, एट्रियम में था, वहां से निकला। यहां से निकल के, निकलने के बाद वो चला गया फिर कहां, उसी के पास में बगल में उपस्थित फीमेल जेनेटल अपर्चर के पास, ये फीमेल जेनेटल पोर के पास, और वहां से ये इटेरस के थ्रू से आया था, ऐसे करके आया था, ऐसे करके आया था, ऐसे करके आया था, देखो ये, और जाके यहां पर ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन किया। समझ में आया। यस सर। तो मुझे बस इतना अंतर बता दें, सेल्फ फर्टिलाइजेशन में किसी एक फेसियोला हिपेटिका का स्पर्म कौन से रास्ते से ओवम तक पहुंचता है, बोलो। देखो टेस्टिस से, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो क्या, देखो टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, पेनिस या सीरस, फिर यहाँ पर कहाँ पहुंच गए हम लोग, मेल जेनेटल अपर्चर। अब यहां से बगल में फीमेल जेनेटल अपर्चर था, यहां पर चला गया, इससे यूट्रस से होते हुए देखिए ये चला गया ओविडक्ट के पास, और वहां पर जाके उसको फर्टिलाइज किया। ये खुद के सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोसेस था। जबकि दूसरे का स्पर्म आता तो किधर से आता, लरस कैनाल से आकर डायरेक्ट चला जाता ओविडक्ट के पास। क्लियर, लरस कैनाल से आता तुरंत ओविडक्ट के पास चला जाता है। यहाँ पर कहानी समझ में आया कि नहीं।
Yes, sir. ठीक, चलिए भाई देखते हैं। ड्यूरिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंटर द यूटेरस of same fluke through female genital aperture and pass down to fertilize the egg। सेम चीज बोल रहा है कि यदि खुद के ओवम को फर्टिलाइज करना है तो इसका स्पर्म मेल जेनेटल अपर्चर से निकलता है, फीमेल जेनेटल अपर्चर से होते हुए यूटेरस से होते हुए चला जाता है कहाँ पे, ओविडक्ट के पास, वहां पर जाकर फर्टिलाइजेशन करता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा हो। ठीक, क्योंकि इस रास्ते से होते हुए स्पर्म को आने में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है रास्ते में खत्म भी हो जाए, इसलिए ये चांसेस बहुत ही कम है। कौन सा चांसेस ज्यादा है, ये वाला ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है कि एक फेसियल हाइपेटिका का मेल पार्ट दूसरे फेसियल हाइपेटिका का फीमेल पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन का चांसेस ज्यादा होगा। चलिए, अब तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है भाई। कहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया बताएं मुझे, यहाँ पे इसमें ओवा ने फर्टिलाइज कर लिया, यहाँ पर देखो जूम कर रहा हूं, देखो तो फर्टिलाइजेशन कर लिया। अब यहाँ से जब ऐसे गुजर रहा होगा ना, तो मैं बोला था विटेलाइन डक्ट से, यहाँ विटेलाइन ग्लैंड था ना, इधर विटेलाइन ग्लैंड था, विटेलाइन ग्लैंड से योक सेल और शेल ग्लोब्यूल्स, कवच वाले ग्लोब्यूल्स यहाँ से निकलते हैं और यहीं पर आके उसको क्या करते हैं, कवच योग डिपॉजिट करते हैं, उसका कवच बनाते हैं। देखते हैं क्या करके पढ़ते हैं। इज फर्टिलाइज्ड एग या जायगोट, फर्टिलाइज एग बोलूं या इसको जायगोट बोलूं, क्योंकि स्पर्म ओवा मिल चुका है तो जायगोट बन चुका है। यह वही एग जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है, स्पर्म आ चुका है, फर्टिलाइज एग इज सराउंडेड बाय योक सेल व्हिच प्रोवाइड योक एंड शेल मटेरियल। शेल मतलब कवच। फर्टिलाइज एग के चारों तरफ ही योग बनेगा, उसके बाहर में एक कवच बनेगा। ये सब किसके द्वारा पॉसिबल है, योग सेल के द्वारा पॉसिबल है। और योग सेल कहां से आता है भाई, विटेलाइन ग्लैंड से आता है। और विटेलाइन ग्लैंड कहां पे होता है, मैं डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। चलिए, ये जितना भी आप देख पा रहे हो ग्रीन ग्रीन, ये सब क्या है, ये सब ग्रीन विटेलाइन ग्लैंड है। ठीक, आगे बढ़, ऐसे करके आता है, एच सब के इधर से ऐसे करके यहाँ पे जाता है, यहाँ से फिर यूट्रस में चला जाता है। पढ़ चुके इसको, ये तो पढ़ चुके ना हम लोग, ये हो चुके हैं। चलिए, फर्टिलाइजेशन में हो गया। अगला, शेल ग्लोब्यूल ऑफ योग सेल कंटेन प्रोटीन एंड फिनॉल। शेल ग्लोब्यूल मतलब यहाँ जो कवच बनाएंगे, योग सेल का जो शेल ग्लोब्यूल होता है, योग सेल में जो शेल ग्लोब्यूल बनते हैं, कवच बनते हैं, उसमें क्या क्या होता है बोलना, प्रोटीन एंड फिनॉल्स। देखिए भाई, ये योग सेल था, एक नहीं होगा ढेर सारे होंगे, यहां से कुछ ग्लोब्यूल्स निकलेंगे, देखो ये कुछ मटेरियल सीक्रेट हो रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, शेल ग्लोब्यूल्स। शेल ग्लोब्यूल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ फिनॉल भी है और कुछ प्रोटीन भी है। ये ठीक, आगे देखते हैं अगला। एक साइंटिस्ट थे स्टेफेंसन, 1947 में उन्होंने बताया कि जो फिनल कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, क्विनोन में। जो फिनॉल है किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज मतलब O2 के प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और क्या बना दिया इसने, क्विनोन बना दिया। देख लो, फिनॉल से क्या बन गया, क्विनोन। ये
कहां पे हुआ ऐसे सब घटनाएं बोलने पर? यूट्रस के प्रोक्सिमल पार्ट पर, यही पर आसपास। देखो तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, चलिए ये प्रोक्सिमल पार्ट, यूट्रस यहाँ से शुरू होता है। अब येलो वाला कलर को देखो, यहाँ शुरू हुआ ऐसे करके गया, इतना ये प्रोक्सिमल पार्ट हो गया। इस प्रोक्सिमल पार्ट में ही चूंकि यह फर्टिलाइज एग जो है योग सेल की मदद से इसमें इसको योग मिल गया और कवच बन गया इसका, तो इधर से मूव करते करते आगे बढ़ता है। देखो ये मूव करते करते ऐसे आगे बढ़ेगा ऐसे। क्विनोन देन टेंस द प्रोटीन। टेंस मतलब क्या होता है, क्या बता पाएंगे? टेंस का मतलब होता है ब्राउन कलर बनना, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाना। ठीक, तो क्विनोन किसमें होता जाता है? प्रोटीन में। एक चीज देखिए, ये जो क्विनोन है ना, ये क्विनोन है ऑलरेडी पहले से क्या था बताओ? प्रोटीन तो था ना पहले से भाई, फिनोल बदला है क्विनोन में, प्रोटीन तो है अभी भी। तो अब क्या होता है, ये जब दोनों मिलते हैं तो क्विनोन जो होता है इसको टेंस कर देता है। टेंस का मतलब होता है कलर बनाना, उसको कलर दे देना, टू बिकम ब्राउन कलर। मतलब अब प्रोटीन कैसे हो गया? ब्राउन, ब्राउन कलर हो गया। ये ब्राउन कलर का हो गया, ब्राउन या येलो कलर का होता है, देख लो। Quinone then turns the protein, producing a hard resistance and leathery skeleton like insect, like that of insect. अब जो कवच बन गया यहां पर, अब जो कवच बना किसके अंदर बना कवच भाई? मतलब कि कहां पे बना? जहां पर हमारा क्या है, यहाँ पर एग है। देखिए ये एग है, ये एग है, एग का सेल समझ लीजिए ये। इसके चारों तरफ क्या है भाई? ये यो क्या समझ लीजिए, ये। ठीक, और उसके बाद बाहर में क्या बन गया? ब्राउन कलर की कवर, ये ब्राउन कैप्सूल बन गया, ये। समझ में आया? यस सर। चलिए देखते हैं अगला, उसको क्या बोलते हो? लेदरी स्क्लेरोटीन उसका नाम है। मतलब लेदर जैसा, मजबूत तो है, हार्ड है, रेजिस्टेंस है, और थोड़ा सा लेदर जैसा है। लेदर समझते हो, जो बेल्ट वगैरह मिलता है ना हम लोगों का, पर्स वर्स जो मिलता है, कैसे किसी एनिमल की स्किन से बनाए रहते हैं, वही लेदर। ठीक, और सेम ऐसे जो स्केलेटन रहता है ना, वो इंसेक्ट में भी रहता है। ऐसा स्केलेटन इंसेक्ट में भी पाया जाता है। चलिए, दिस स्केलेटन फॉर्म द शेल अराउंड फर्टिलाइज एग। अब यही स्केलेटन तो है जो चारों तरफ क्या बना रहा है इधर, ये स्केलेटन ही तो है जो चारों तरफ क्या बना रहा है बताओ? कवच। ये ठीक, शेल है। शेल के रूप में कौन है बनने पर? स्केलेटन। मतलब प्रोटीन है, प्रोटीन मतलब स्केलेटन। चलिए आगे बढ़ो क्या? यस सर। चलिए, ये बीच में क्या था, ये फर्टिलाइज एग था, मैं कर दे रहा हूँ। फर्टिलाइज एग बोलो या जायगोट बोलते हो। और ये सब कहाँ पे अभी यूट्रस में है ना?
किसके यूट्रस में? फैसियोला हिपेटिका के यूट्रस में। बोले तो यहां पर है भाई, अभी वो बाहर निकला नहीं है, याद रखना। उसके बाद आते हैं कैप्सूल। कैप्सूल तो बन गया अभी अभी, देखो चारों तरफ। अब बताए भाई, जब बन जाएगा तो शेल्ड एग आर टर्म्ड कैप्सुलेटेड एग। जिस एग के ऊपर में क्या बन गया है? कवच बन गया है, क्या कहलाता है वो? कैप्सुलेटेड एग। ये हो गया। कलर क्या है भाई उसका? येलो या ब्राउन कलर, देख लो बना दिया हूं मैं। शेप कैसे? ओवल शेप, देखो अंडाकार दिख रहा है। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ऊपर से नीचे कितना है बोलने पर? ये ऊपर से नीचे कितना है? 130 से 150 माइक्रोन। 150 याद रखो आप। विड्थ कितना बोले पर? चौड़ाई कितना है? ये इतना चौड़ाई देख लो, 60 to 90 माइक्रोन। एग्स आर अपरकुलेटेड, बिल्कुल। इसके एक छोर पे क्या रहता है? एक छोटा सा टोपी नुमा स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर, जो खुल सकता है जब जरूरत पड़ता है तो। वहां से अनकेप्ड हो सकता है, बाहर निकल सकता है वो कवर है, उसको बोलते हो अपरकुलम। इसलिए एग को क्या बोल दिया गया? अपरकुलेटेड। प्रोवाइडेड विद अपरकुलम या लीड। उसको अपरकुलम बोलो या लीड बोलो, एक ही है। लीड मतलब ढक्कन, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है? इसके नीचे, इसके नीचे एक पूरा विस्कस मास भरा होता है यहाँ पर। जूम कर दे रहा हूं, देखिए तो ये येलो कलर से बनाया, हल्का से दिख रहा है तो ये स्ट्रक्चर अपर कलम के जस्ट नीचे जाओगे तो आप देखोगे ना। विस्कस मतलब क्या है? जिसमें ज्यादा फ्लूइडिटी नहीं, तो थोड़ा गाढ़ा होता है। अंडे का वो जो एल्ब्यूमिन वाला पार्ट देखे हो ना, बीच में तो येलो कलर का पीतक होता है, उसके बाहर में जो होता है ट्रांसपेरेंट टाइप का, वैसा कुछ थोड़ा गाढ़ा। ए विस्कस एंड अ ग्रेनुलर cushion is situated immediately beneath the operculum at the terminal end of egg। अगर मैं जस्ट इसको हटा के देखूं नीचे, तो यहाँ पर मस्त एक विस्कस फ्लूइड भरा होगा, जो उसका पूरा योग अग्र होगा सब। आगे बढ़ू? Yes, sir. ठीक, चलिए कैप्सूल बन गया। अब नोट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको नोट करना बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है, देखिए तो ये शिप लीवर है। ये शिप लीवर में क्या देखना चाहते हैं हम लोग? बाइल डक्ट। शिप लीवर के इन बाइल डक्ट की बात कर रहा हूं मैं। बाइल डक्ट में मैं जूम करके अगर देखूं, यहाँ बाइल डक्ट में मान लीजिए एक ऐसा फेसियोला हिपेटिका था, ठीक, एक एडल्ट था ये फेसियोला हिपेटिका था। थोड़ा जूम कर दिया मैं, इसको बड़ा कर दिया, ये दिखा मुझे, क्या बोलूंगा? एडल्ट फेसियोला। ये हो गया। अगर मैं इसके कुछ स्ट्रक्चर की बात करूं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करूं, तो देखिएगा अंदर जो डायग्राम दिखाया गया है, मान लीजिए कि उसका ये गोनोपोर है। यहाँ पर गोनोपोर, गोनोपोर में मेल की ओपनिंग अलग होती है, फीमेल की अलग होती है ना। उसके पीछे क्या पाया जाता था? स्टेबुलम। अगर वेंट्रल पार्ट को दिखाऊं तो ये, बाकी मैं ज्यादा डायग्राम नहीं बना रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं गोनोपोर को दिखाना चाहता हूं, इतना को दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये गोनोपोर इतना हो गया। बाकी उसके अंदर फिर जो दिख रहा है पूरा स्ट्रक्चर है, ये देखो। चलिए, यहाँ पर मैं यूट्रस को शो करना चाहता हूँ, ये यूट्रस है। मैं जिसको शो करना चाहता हूँ, मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ। ये यूट्रस है तो ये हो गया। अब इस यूट्रस में कई सारे कैप्सुलेटेड एग हैं, आपको दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है ना कैप्सुलेटेड ये एग, फिर सारे हैं देखिए। सब इधर से आए थे, इधर से ऐसे करके आए थे ये।
उसमें से एक कैप्सुलेटेड एग की बात कर रहा हूं मैं, उसमें से एक की बात कर रहा हूं। ये जिसमें अपर कोलम था ना, अभी बनाए थे हम। अब एक चीज जो समझना है आपको कि ऐसे ऐसे कैप्सुलेटेड एग एक फेसियोला हिपेटिका में, एक फेसियोला हिपेटिका में लगभग लगभग 300 की संख्या में मिलते हैं, 3,500 की संख्या में मिलते हैं। कितना होंगे? 3,000 इन नंबर। एक फेसियोला हिपेटिका में कैप्सुलेटेड एग कितना है उसके यूट्रस में? 3,000। याद रखना। अब मैं आपको एक दूसरा चीज बोल रहा हूं कि एक फेसियोला हिपेटिका में 3,000 कैप्सुलेटेड एग हैं। ये तो सिंगल सिंगल एडल्ट फेसियोला था ना, एक अकेला था। मतलब ऐसे ऐसे फेसियोला की संख्या, ऐसे सीप के जो बाइल डक्ट है यहां पर, ये देखो, ये ऐसे ऐसे संख्या इनकी होती है लगभग 200। एक सीप में 200 तो मिल ही जाते हैं, कॉमन है ये। इनकी संख्या हो गया 200। तो मुझे बताइए एक शिप में कितने ऐसे कैप्सुलेटेड एग हो जाएंगे संख्या में? बोल पाएंगे? रिपीट कर रहा हूं मैं। एक फेस्टुला हिपेटिका जो कि अभी शिप के बाइल डक्ट पे है, उसके अंदर 3,000 एग हैं उसके यूट्रस में। मैं बोलूं ऐसे ऐसे फेस्टुला हिपेटिका खुद 200 यहां पर हैं और प्रत्येक के अंदर 3,000 कैप्सुलेटेड एग हैं। तो टोटल कितना कैप्सुलेटेड एग हो जाएंगे? तो कितना हो जाएंगे बोलने पर? 3,000 गुणे 200 कर देना भाई। 3,000 गुणे 200 कर दो, हो जाएगा यस। आपका, है ना? चलो मैं कर देता हूँ, रुको। एक पेज ले लेते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? इन अ healthy sheep, in a healthy sheep, एक हेल्दी शिप की बात कर रहा हूं। इन बाइल डक्ट ऑफ लीवर, उसकी लीवर के बाइल डक्ट में कितना है? 200 फ्लूक्स हैं। each flukes each fluke contain 3,000 capsulated egg। तो मेरा क्वेश्चन है, शो हाउ मैनी capsulated egg present in a healthy sheep। तो कितना होंगे बोलने पर? कर दो भाई। 200 तो हमारे पास फ्लूक है एक सिप के अंदर, अब प्रत्येक में 3,000 कैप्सुलेटेड एग हैं, गुणित 3,000 कर दो, बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 कर दो, 1 2 3 4 5, 5 शून्य 1 2 3 4 5। कितना होगा? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 60 लाख। समझ में आया?
कितना, इकाई दाई सैकड़ा हजार लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख ना, 4 लाख नहीं 6 लाख, 6 लाख। इतना क्या हो जाएंगे कैप्सुलेटेड एग, 6 लाख कैप्सुलेटेड एग। इन अ हेल्दी सीप। ये ठीक, चलिए, लेकिन मैं बोलूं कि 6 लाख नहीं, चलो 1 लाख मर भी गई, 5 लाख तो बचे ना, 5 लाख तो होंगे ही होंगे भाई एक हेल्दी सीप में। चलो क्वेश्चन, अब हमारा नोट देखो क्या क्या बोल रहा है। अबाउट 3,000 या उससे भी ज्यादा बोल रहे हैं, मोर सच कैप्सूल में अकर्स एट ए टाइम इन द यूट्रस ऑफ ए सिंगल फ्लूक। एक सिंगल फ्लूक के यूट्रस में एक ही समय पर 3,000 से ज्यादा, 3,000 या 3,000 से ज्यादा कैप्सुलेटेड एग मिलेंगे। देयर मे बी एज मेनी एज 200 फ्लूक्स इन ए लीवर ऑफ वन शिप। एक शिप में 200 फ्लूक तो होते ही होते हैं, और प्रत्येक फ्लूक के अंदर 3,000 कैप्सुलेटेड एग है। इफ ईच फ्लूक प्रोड्यूस 50,000 एग, कितने 50,000 क्या, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख एग। क्या बोले, इफ ईच फ्लूक, प्रत्येक फ्लूक यदि 5 लाख एग प्रोड्यूस करता है 10 सालों में, तो ए सिंगल इन्फेक्टेड शिप में डिस्पर्स 100 मिलियन फर्टाइल एग्स। एक कहानी बोल रहा है ये, एक इमेजिनरी है ये, कि यदि एक फ्लूक 10 साल में 5 लाख एग्स प्रोड्यूस करता है, एक फ्लूक की बात कर रहा है, तो एक भेड़ कितना फैलाएगा पूरी दुनिया में, 100 मिलियन। 100 मिलियन मतलब समझते हो, 100 मिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है। तो अभी कितने मिलियन की बात कर रहा है, 100 मिलियन। तो गुणित 100 कर दो, 10 गुणित 100 कर दो, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ तो। 1 मिलियन बराबर 10 लाख है, तो 100 मिलियन बोला है ना, तो 100 मिलियन इंटू 10 लाख कितना हो जाएगा भाई, इकाई दाई सैकड़ा 3 हो जाएगा, 1,000 लाख। समझ रहे हो ना, इतने लाख, 1 लाख नहीं 1,000 लाख, इतना क्या फैलाएंगे, एक भेड़ फैलाएंगे इतना सारा फ्लूक, ठीक, मतलब इतना सारा फर्टाइल एग इतना फैलाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, यस सर। 10 लाख को अगर ऐसे नहीं लिखे तो ऐसे कर दो ना, 10 लाख को ऐसे लिख दो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। लोग इतना इतना था, मैं अलग अलग से करता हूँ ताकि आपको याद हो। दस लाख बोला हूं ना, ये कितना शून्य जोड़ना है, 5 शून्य जोड़ना है, तो 5 शून्य उधर भी जोड़ दो, लाख को हटा दो, 5 शून्य जोड़ दो और देख लो कितना हो रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इसका मतलब कितना हो गया कि एक भेड़ 10 करोड़ फर्टाइल एग को फैला सकती है। कब, यदि एक फ्लूक प्रत्येक फ्लूक बोल रहा है 50,000, जैसे 5 लाख एग 10 साल में बनाती है, प्रत्येक फ्लूक आने वाले 10 सालों में 5 लाख एग बनाती हैं, तो एक मोटा मोटी अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक भेड़ कितना फैलाएगी, लगभग लगभग 100 मिलियन बोले तो 10 करोड़
फर्टाइल एग फैला देगी। समझ रहे हो ना कहानी? आगे देखिए, दिस वेस्ट कैपेसिटी ऑफ द एग, ये जो वेस्ट कैपेसिटी मतलब बहुत बड़ा, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, ये जो बहुत ज्यादा मात्रा में एग प्रोडक्शन करने की जो जरूरत थी ना, बहुत ही जरूरत थी इसको। क्यों? पैरासाइट है ना, पैरासाइट का एक नेचर होता है कि वो ढेर सारे अंडे देते हैं, तब तो उनके बच्चे पैदा होंगे, सब तरफ फैलेंगे। ठीक, तो दिस वेस्ट कैपेसिटी ऑफ एग प्रोडक्शन इज नेसेसरी इन व्यू ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल एंड स्लिम चांस ऑफ सर्वाइवल। चूंकि इनका जीवन बहुत ही कठिनाई से गुजरता है, दो दो होस्ट में चले जाते हैं, कितना कितनी मुसीबत का सामना झेल के लाइफ साइकिल पूरा करते देखिएगा। अगर मैं बोलूं ये इतना अंडे नहीं बना के बहुत कम अंडे बनाते, तो पता चला कुछ अंडे तो बाहर में ही रह जाते, किसी में जाते ही नहीं, किसी ना तो भेड़ में जाते, ना तो पानी में जाते, नहीं मान लीजिए ये आगे लाइफ सर्वाइव पूरा कर, बीच में कहीं ना कहीं रुकावट हो जाती। अगर कम अंडे रहते तो उनके मरने का खतरा ज्यादा है, इसलिए ये करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में बनते हैं, इसलिए कुछ मर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, कुछ तो बचेंगे, वो लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाएंगे। तो ये पैरासाइट का नेचर ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ताकि पूरी दुनिया में उन्हीं लोगों का राज हो, वही लोग फैल पाए सब तरफ। क्योंकि इनका जीवन बहुत ही क्षणिक होता है, कहना मतलब एक भी लाइफ साइकिल अगर पूरा नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा वहां पर, लाइफ साइकिल का एक ही स्टेप छूट गया तो खत्म। इसलिए इनका सर्वाइवल का चांसेस बहुत कम होता है, इसलिए इनकी संख्या ज्यादा रहती है, ताकि कुछ मर भी गए ना तो कुछ बच्चे वही पूरा करेंगे आगे जाके। इसलिए बोला देखिए, तो द वास्ट कैपेसिटी ऑफ एग प्रोडक्शन इज नेसेसरी इन व्यू ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल, जीवन बहुत कठिन है इनका, इसलिए अंडे बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा रखते हैं, क्योंकि आगे क्या होने वाला पता नहीं इनको। एंड स्लिम चांस ऑफ सर्वाइवल, और सर्वाइवल की चांस बहुत कम है, इसलिए ज्यादा अंडे बनाते हैं। एक तो जीवन साइकिल, जीवन चक्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और दूसरा जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए उनको बहुत अंडे बनाने पड़ते हैं ताकि कुछ तो बचे। क्लियर है? यस सर। ठीक, ये 3000 जो कैप्सुलेटेड एग थी कहां पे थे? यूट्रस में थी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब आता हूं, मेरा अगला पॉइंट है क्लीवेज एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भाई देखिए हम कहां तक पहुंच गए डायग्राम में, अभी हम डायग्राम में पहुंच गए यहां तक। इधर कैप्सुलेटेड एग बन चुका है, चारों तरफ क्या बन चुका है? कैप्सूल बन चुका है, कवच बन चुका है, अंदर योक है और अंदर फर्टिलाइज एग है। अभी डिवीजन करेगा वो, तो पहला डिवीजन जो होता है ना वो होलोब्लास्टिक लेकिन अनइक्वल। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कंप्लीट दो भागों में बन जाना, लेकिन अनइक्वल का मतलब होता है दो बराबर सेल का ना बनना, एक बड़ा एक छोटा सेल बनना, कुछ ऐसे इस तरीके से होता है। देखिएगा, ये देखिए, क्लीवेज स्टार्ट व्हाइल एग आर स्टिल इन यूटेरस। क्लीवेज कब स्टार्ट हुआ? जब एग कहां पे? यूटेरस में है, अभी तक बाहर कहीं गया ही नहीं है, अभी तक यूटेरस के अंदर ही था। यहाँ पर एग दिख रहा है, इसी में क्लीवेज होना शुरू होगा। चलिए, क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, अभी बोला हूं, देख लीजिए। सबसे पहले देखिए तो ये कैप्सुलेटेड एग था, अब ध्यान से देखिएगा तो आपको ये देखिए दिखेगा, देखिए ये ग्रीन कलर का बना दिया, यही है फर्टिलाइज एग या जैगोड जिसको बोलते थे आप, फर्टिलाइज एग बोलो या जैगोड बोलो। और बाकी जितना बच गया ना भैया वो सब क्या है? बाकी जितना बच गया वो सब क्या है? योग, योग शैल हैं, भोजन देने वाले ना इसको, यही तो है। एक कुशन बोला था ना, अपर क्लम के जस्ट नीचे एक बड़ा सा कुशन पाया जाता है, कुशन मतलब एक बड़ा तकिया जैसा स्ट्रक्चर, समझ में आया? हाँ या ना? अपर क्लम ऊपर में देखिए, ये कैप है, लीड जिसको बोलते हो, ये लीड है कैप, ये खुलेगा। अब आगे कब खुलेगा बताऊंगा भैया, जब ये भेड़ के शरीर से बाहर निकलता है ना, पानी में आता है, पानी के संपर्क में आता है, या किसी नमी में 60% नमी में आता है, तब जाके खुल जाता है वो। हम बाद में बात करेंगे, अभी तो ये यूट्रस में चल रहा है। किसके यूट्रस में?
फेसियोला हिपेटिका के यूट्रस में, और फेसियोला हिपेटिका कहां पे है? अभी वो शिप के बाइल डक्ट में है। ठीक, आगे बढ़ो। हाँ या ना? यस सर। अब देखिए इधर इनकी संख्या बढ़ रहा है, देखिए योग की संख्या, योग सेल की संख्या बढ़ रहा है, वो भी तो डिवीजन करेगा ना, भोजन पानी देना है भाई, जिंदा रखना है हमको। ये देखिए ये हो गया, और वो सेल डिवाइड हो गया, दो सेल बना ले, देखिए देखिए मैं इसको तो पहले कर दूं, ऊपर सब में कर दूं इसको, बार बार कितना बना चाहूंगा ना। चलिए अब देखिए, अब एक सेल से दो सेल बन गया, देखिए लार्ज सेल, लार्ज सोमेटिक सेल, और दूसरा को क्या बोलते हो? स्मॉल प्रोपेगेटरी सेल। ये दो सेल बन गया। चलिए अब कमेंट पे आते हैं, एक साथ चलते हैं सब तरफ। देखिए जब होलोब्लास्टिक अनइक्वल डिवीजन होता है, होलोब्लास्टिक अनइक्वल डिवीजन होता है, पहला जो क्लीवेज होता है, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट डिवीजन, दो सेल बने, लार्ज सेल सोमेटिक सेल, और स्मॉलर सेल प्रोपेगेटरी सेल। ये जो सोमेटिक सेल डिवाइड होता है ना, ये क्या बनाता है आगे जब डिवाइड होता है, फर्दर डिवीजन करता है, यही लिख दे रहा हूं मैं, फर्दर डिवीजन, डिवीजन करेगा, और लार्वा का एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और कुछ टिश्यूज को बनाता है। ठीक, एंड फॉर्म कर दे रहा हूं, लार्वा लेक्टोडर्म एंड टिश्यूज, कुछ टिश्यू को बनाता है, कैसे बनाता है आगे हम बात करेंगे, कुछ टिश्यू मिलते हैं उसमें। ये तो स्मॉलर सेल की बात हो गई, सॉरी लार्जर सेल, लार्जर सोमेटिक सेल की बात हो गई। स्मॉलर सेल की अगर बात करो तो क्या होगा भाई? स्मॉलर सेल जिसको प्रोपेगेटरी सेल बोल रहा हूं, वो जब डिवीजन होता है पुनः दो सेल बनाता है, ये डिवीजन होगा पुनः दो सेल बनेगा। ये ठीक, इसमें से जो एक डाटर सेल है, दो डाटा सेल बनी ना, ये दो सेल बनी, डॉटर सेल, ये भी डॉटर सेल। इसमें से एक जो डॉटर सेल है, वो जाके क्या बनाता है? लार्वा का बॉडी बनाता है, लार्वल बॉडी। और जो दूसरा है ना, वो बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट पे जर्म सेल का मास बनाता है, मास ऑफ स्मॉलर जर्म सेल। अभी डायग्राम में दिखाऊंगा, बॉडी के पिछले हिस्से में बनाता है, ये देख लीजिए। ये पूरा डिवीजन होते होते गया, ये देखिए योग डिवीजन हो रहा है, देखिए ये योग चल रहा है, सॉरी योग इधर आ गया ना, योग को यहाँ दिखा दिया, देखिए ये योग है सब, देखिए ये जितना इधर दिख रहा है ना, किधर किधर सब योग है, ये सब योग है भाई, देखिए योग सेल सब डिवाइड होकर योग बना लिया ना इधर। और ये बीच में क्या था? वो एम्ब्रियो बनाने वाला था, ये बीच में ये एम्ब्रियो बनने वाला था भी, ये डिवीजन होकर कुछ ना कुछ बना रहे हैं ये। और जब अगले डायग्राम में जाओगे आप, ये पूरा एम्ब्रियो बन गया, देखिए एम्ब्रियो से डेवलप होकर पूरा ये एक लार्वा बन गया, नाम है मिरास्टिडियम लार्वा, नाम क्या है इसका? मिरास्टिडियम लार्वा, लेकिन अभी भी कैप्सूल के अंदर ही है, इसको याद रखना। और योग कहाँ चले गए भाई? योग देखिए धीरे धीरे योग खत्म होते जाएंगे, क्यों? यूज हो रहा है, योग को यूज करके ये एम्ब्रियो बड़ा होकर लार्वा बना देना, मिरास्टिडियम लार्वा। ठीक, और देखिए इस मिरास्टिडियम लार्वा में पीछे की तरफ क्या दिख रहा है आपको? कुछ जर्म सेल। चलिए मैं जर्म सेल को कुछ ऐसे बना दूं, है ना, ये देखिए ये बॉडी के पिछले पार्ट की तरफ जर्म सेल बनता है। ठीक, कमेंट पढ़ लेते हैं, चलिए देखिए
क्या बोला, जैसे पहला राउंड डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी अनइक्वल सेल, एक लार्जर सोमेटिक सेल, दूसरा स्मॉलर प्रोपेगेटरी सेल। तो क्या बोल रहे हैं, सब्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ सोमेटिक सेल फॉर्म लार्वल एक्टोडर्म एंड टिश्यू। ये डिवीजन होकर लार्वल का एक्टोडर्म और कुछ टिश्यू बनाया। अगला, प्रोपेगेटरी सेल डिवाइड फर्दर इनटू 2 डॉटर सेल। ये डिवाइड हुआ, 2 डॉटर सेल बनाया, जिसमें उसमें से एक ने क्या किया, 1 डॉटर सेल फाइनली प्रोड्यूस लार्वल बॉडी। एक ने लार्वल बॉडी को बनाया, लार्वा की बॉडी को बनाया। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, अदर सेल फाइनली प्रोड्यूस मास ऑफ स्मॉलर जर्म सेल व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। कुछ जर्म सेल के गुच्छे बनाया, मास बनाया, जो बॉडी के पिछले पार्ट पर है। इधर एंटीरियर पार्ट था मेरिस्टेम लार्वा का, इधर मेरिस्टेम लार्वा का पिछला पार्ट था। ये मेरिस्टेम लार्वा बनेगा, अभी अभी कैप्सूल के अंदर है ना। ये हो गया, देख लीजिएगा क्या बोल रहा है। अब तक ये कहां पर है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये कहां पर है अभी भी, ये पूरा कैप्सुलेटेड, पूरा ये स्ट्रक्चर कहां पे है, फेसियोला हिपेटिका के यूट्रस में। और फेसियोला हिपेटिका कहां पे है, शिप के बाइल डक्ट में, भेड़ के बाइल डक्ट, प्राइमरी होस्ट के बाइल डक्ट में। चलिए बात करते हैं, ये प्राइमरी होस्ट का बाइल डक्ट था। आप ये समझ लीजिए, मैं ऐसा समझाने के लिए बना दे रहा हूं। ये एलिमेंट्री को इतना बना दी हूं बस, है ना, समझने के लिए था बस ये। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, इनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो या फिर कैप्सूल जिसको बोलते हो, डू नॉट डेवलप फर्दर इन फ्लूक यूट्रस। अब इसके बाद डेवलप नहीं होता है, इतना हो गया ना, अब डेवलप नहीं होगा। ठीक, अब इतना में रुक गया डेवलपमेंट, कहां पे, फ्लूक के बॉडी में। देखिए ये कैप्सूल था, कैप्सूल के अंदर क्या बन बन रहा है, अभी मेरा लार्वा बन गया है, लेकिन आगे डेवलपमेंट और नहीं हो रहा है। उसके बाद ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैप्सूल लीव फ्लूक बॉडी थ्रू द गोनोपोर into host intestine and finally eject out with feces। क्या बोल रहे, देखिए ऐसे जितना भी होंगे यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या बन चुका होगा, मेरिस्टेम लार्वा। जितना बनना था बन गया ना, और नहीं बन रहा आगे। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी इसकी और ऐसे वाले कैप्सुलेटेड एग यूट्रस में भरे पड़े हैं, देख लो। ये सब वही है, जितना भी आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये सब कैप्सुलेटेड हैं, और जहां बनना था वो बन गया है, और वहां पर रुका हुआ है डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है, ये इस रास्ते से बाहर निकलते हैं, यूट्रस के रास्ते से। देखो इधर से बाहर निकलेंगे ऐसे करके, कहां जाएंगी, फीमेल जेनिटल अपर्चर या पोर, यहां से एट्रियम, एट्रियम बाहर खुलता है गोनोपोर से। अब गोनोपोर से बाहर निकले, अब बाहर निकले तो कहां निकलेगा, क्योंकि ये पूरा फेसियोला हिपेटिका था और ये खुद बाइल डक्ट में था। कहां पे था, बाइल डक्ट में था, किसके, शिप के बाइल डक्ट में था। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, ये सब कैप्सुलेटेड एग इस रास्ते से गोनोपोर से बाहर निकले के कहां आ गए, बाइल डक्ट में आ गए। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो बहुत ही भारी यस सर। मात्रा में कैप्सूल छोड़ देते हैं अपना, क्या, ये आप खुद सोचिए। इस लीवर में एक फेसियोला हिपेटिका है, इसके यूट्रस में इसके ये यूट्रस है, मान लीजिए ये यूट्रस है, इस यूट्रस में ऐसा कैप्सुलेटेड ये है, एग है, और ये इसके गोनोपोर से बाहर निकल रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कुछ, यहां से गोनोपोर से बाहर निकल रहा है, बाइल में आया, बाइल में आने के बाद कई सारे मात्रा में ना, ये बाइल में आए और ये बाइल में आए, और इस रास्ते से ये जा रहे हैं कहां पे, ये चले गए इंटेस्टाइन में। कहां चले गए, इंटेस्टाइन में। अलग अलग से बना दे रहा हूं, चलिए
ये देखिए, बाइल से होते हुए इंटेस्टाइन में आए और इंटेस्टाइन से होते हुए फीकल मैटर के द्वारा, वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के द्वारा जब शीप अपना अनडाइजेस्टेड मटेरियल एनस से बाहर निकालेगा तो उसी एनस के रास्ते से ये बाहर के मीडियम में भी आ जाएंगे। अभी बाहर के मीडियम में कौन आगे बताओ? कैप्सुलेटेड एग, ढेर सारे आ गए हैं। समझ में आया कुछ? ये सब बाहर आ गए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं सिंपल ये बोल रहा हूं कि इस लीवर में जो एक फेसियोला हिपेटिका है बाइल डक्ट में है ना, ये इसका जो यूटेरस है, इसके यूटेरस में ढेर सारे कैप्सुलेटेड एग हैं और यही कैप्सुलेटेड एग गोनोपोर से बाहर निकल रहे हैं। ये और वो फिर इस होस्ट के इंटेस्टाइन में आ रहे हैं, इंटेस्टाइन से फीकल मैटर के द्वारा बाहर जा रहे हैं और बाहर में पहुंच गए। बाहर में जैसे पहुंचे, यदि वाटर हुआ तो ठीक, वाटर नहीं है तो कोई नमी वाला एरिया, जैसे कोई घास फूस वाला एरिया या कोई ऐसा जहां पर थोड़ा कीचड़ टाइप का हो, मतलब नमी होना चाहिए, लगभग 60% मॉइस्चर होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी है, दोनों में से कोई भी एक है, तो इसका मतलब यह है कि ये कैप्सुलेटेड एग जो अभी बाहर आया था, इसके चांसेस 100% है कि सर्वाइव करेगा। अगर या तो वाटर नहीं है या तो 60% मॉइस्चर नहीं है तो खत्म हो जाएगा यहां पर। कौन? कैप्सुलेटेड एग। कमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैप्सूल्स लीव फ्लूक बॉडी, फ्लूक की बॉडी को छोड़ दिया, फ्लूक मतलब फेसियोला हिपेटिका की बॉडी के, थ्रू द गोनोपोर, गोनोपोर से बाहर निकला, इनटू द होस्ट इंटेस्टाइन, कहां पे आया? बाइल डक्ट से होते हुए होस्ट के इंटेस्टाइन में पहुंच गया, एंड फाइनली इजेक्ट आउट विद इट्स फेसेस, मतलब इस होस्ट के, इस भेड़ के फीकल मैटर के द्वारा वो बाहर निकल गया। फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस व्हेन कैप्सूल्स कम इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, आगे का डेवलपमेंट तभी होगा जब ये कैप्सूल कहां पे आया होगा? पानी के संपर्क में, या फिर डैम्प एरिया विद एटलीस्ट 60% मॉइस्चर कंटेंट, या ऐसे एरिया, ऐसे कीचड़ वाला एरिया, ऐसे जगह जहां पर 60% वाटर हो, व्हिच इज स्लाइटली एसिडिक, जहां पर नेचर क्या हो, पीएच थोड़ा सा एसिडिक हो, बोलने पर 7 ना हो, 7 से थोड़ा सा कम हो, 6.5, या 60% मॉइस्चर या वाटर हो, तो जाके वो क्या करेगा, आगे सर्वाइव करेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंटल रेंज क्या हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके लिए बहुत बेहतरीन है ग्रोथ करने का टेम्परेचर है ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। आप ये सोचिए ना, ये जो फेसियोला हिपेटिका है, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये जो है इसका मतलब ये जो है, ये दोनों एक ही है। उसका एक मैं अंदर के स्ट्रक्चर को दिखाया है। ये कहां पे, ये समझ लीजिए, ये एक भेड़ के बाइल डक्ट में है, उसके अंदर यूटेरस है, और यूटेरस में लगभग 3000 अंडे हैं इसके। देखो तो, इसके एक यूटेरस में 3000 अंडे हैं, और उन अंडों की बात कर रहा हूं, कैप्सुलेटेड एग। ये ये एक कैप्सुलेटेड एग है, ये ऐसे ऐसे 3000 हैं एक फ्लूक के अंदर, और फ्लूक कहां पे है? होस्ट के बाइल डक्ट में, शिप के बाइल डक्ट में। ये हो गया शिप डाइजेस्टिव सिस्टम। तो शिप के अंदर ये क्या था? एक फ्लूक था, फ्लूक के यूट्रस था, यूट्रस के अंदर कैप्सुलेटेड एग था। ये एग इन यूटेरस। और ऐसे फ्लूक की संख्या कितनी?
नंबर बोलूं तो 3000 लगभग मिलता है ना आपको। ये तो जब डेवलपमेंट प्रत्येक अंडे का इतना हो जाता है, डेवलपमेंट प्रत्येक कैप्सुलेटेड एग का, तो वो अपने ही मदर फ्लूक के, पेरेंट फ्लूक के गर्भाशय से, यूट्रस से होते हुए जेनेटल पोर, फीमेल जेनेटल पोर, एट्रियम, फिर गोनोपोर के रास्ते से वो बाहर बाइल डक्ट में आती है, बाइल डक्ट से होते हुए वो इंटेस्टाइन में पहुंचती है, इंटेस्टाइन से होते हुए फीकल मैटर के द्वारा, बाई फीकल मैटर के द्वारा बाहर चली जाती है। बाहर में यदि वाटर है या फिर मॉइस्चर 60% तो सर्वाइव करती है, अन्यथा उसकी डेथ हो जाती है, मर जाती है वो। समझ में आया कहानी? तो आज मैं कहानी को यहीं पर रोक रहा हूं। अभी क्या हुआ बताइए, कैप्सुलेटेड कहां पे आया है? वाटर में, या फिर 60% मॉइस्चर में पहुंच चुका है। अगर इतना में पहुंच गया तो सीधी सी बात है, क्या करेगा वो? सर्वाइव करेगा। बाकी लार्वल डेवलपमेंट को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।